तो आज की आर्टिकल है भाई ओमीय तथा अनओमीय परिपथ। कल बताया था ना, कल क्या बताया था? क्या बताया था भाई? अतिचालकता। ओमीय तथा अनओमीय परिपथ। ठीक है, और ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट्स। ओमिक एंड नॉन ओमिक। तो ओम, आपने ओम का नियम पढ़ा हुआ है? ओम का नियम याद है? याद है? तो ओमिक परिपथ नाम से ही पता चल रहा है कि ओमीय परिपथ या ओमिक सर्किट जो है क्या होते हैं भाई। सबसे पहले ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ क्या होते हैं कि ऐसे वैद्युत परिपथ जो कि ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, यानी कि यदि भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो क्या होगा, V और I का अनुपात जो है वो हमेशा क्या रहेगा भाई? नियतांक रहेगा। ठीक है, तो ऐसे परिपथ जो कि ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ओम के नियम का पूर्णतः क्या कहलाते हैं? ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी कि V/I इक्वल टू, इसमें क्या होगा भाई, कांस्टेंट, या V/I इक्वल टू कैपिटल R। ये ओम का नियम है ना, इस नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। और उदाहरण के लिए ऐसी परिपथ का जो उदाहरण है, केवल शुद्ध धातु या कुछ शुद्ध धात्विक प्रतिरोध। उदाहरण है इसका शुद्ध धात्विक प्रतिरोध वाला परिपथ, जिस परिपथ में केवल शुद्ध धात्विक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है ना, वो परिपथ ओम के नियम का क्या करता है? पूर्ण रूप से पालन करता है, और इसीलिए इस परिपथ को बोला जाता है ओमीय परिपथ। ठीक है ना, अब ओमीय परिपथ में क्या होता है कि इसका जो अभिलाक्षणिक वक्र है भाई, ओमीय परिपथ का अभिलाक्षणिक वक्र, या इसको VI ग्राफ बोलते हैं, वोल्टेज एंड करंट ग्राफ, वोल्टेज एंड। तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी ओमीय परिपथ में हम V और I के बीच ग्राफ खींचते हैं, इस x अक्ष और ये y अक्ष, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है ना, इधर को हम वोल्टेज लें और इधर को करंट लें भाई, तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो हमेशा नियत होगा, हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगी। VI ग्राफ एक क्या आती है? सरल रेखा आती है। VI ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, किसमें? ओमीय परिपथ में। ठीक है, और इसके बाद आता है अनओमीय परिपथ। अब ओमीय परिपथ ये हुए, तो अनओमीय परिपथ क्या हुए? नॉन ओमिक सर्किट्स क्या हुए? अब नाम से ही पता लग रहा है ना आप लोगों को कि ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? ये परिपथ जो है ओम के नियम का, ध्यान रहे, पूर्णतः पालन नहीं करते भाई,
पालन करते हैं कुछ स्टेज पे, लेकिन पूरी तरह से पालन नहीं करते, ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते। ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते, इसको बोलते हैं अनओमीय वैद्युत परिपथ। इसका उदाहरण है, जैसे हम सपोज के लिए उदाहरण के लिए अगर हम किसी वैद्युत परिपथ में टॉर्च के बल्ब ले, टॉर्च का बल्ब सबसे आसान उदाहरण है इसका। टॉर्च के बल्ब में क्या होता है कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं भाई, तो शुरुआत में तो ये ओम के नियम का पालन करता है। शुरू में क्या करेगा, शुरू के कुछ टाइम ये ओम के नियम का पालन करेगा और उसके बाद ये ओम के नियम का पालन करना बंद कर देता है। ठीक है ना। होता क्या है कि अगर हम इसका अभिलाक्षणिक वक्र लें, ये टॉर्च के बल्ब के लिए है, VI ग्राफ बनाए, V और इधर को I, तो इसका जो VI ग्राफ आएगा भाई वैसा आता है। देखो शुरू से ही वक्राकार आ जाता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर पहले करंट बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो V अपॉन I बराबर कांस्टेंट होता है, ओम का नियम। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पहले करंट उसी अनुपात में बढ़ता है, लेकिन एक स्टेज के बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, करंट का बढ़ना बंद हो जाता है, या करंट का बढ़ना उस रेशियो में, उस अनुपात में करंट नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ता है। तो इसलिए ये ग्राफ क्या होता है, एक वक्राकार। शुरू में हो सकता है यहाँ से यहाँ तक ये ओम के नियम का पालन करे, लेकिन उसके बाद ये ओम के नियम का पालन करना बंद कर देता है। अब होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, इसका ग्राफ वक्राकार क्यों आता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट क्यों आता है? तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम टॉर्च का फिलामेंट में जो वैद्युत धारा बल्ब के फिलामेंट में या बल्ब के तंतु में, बल्ब के ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, प्रकट करती है। बात समझ में आ रही है कि जब हम किसी सेल से हम क्या लेते हैं, वैद्युत धारा लेते हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत धारा जो है, वैद्युत धारा किसके रूप में बहेगी, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के रूप में बहेगी। ठीक है ना। जो तंतु है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार किससे टकराते हैं, आयनों से टकराते हैं, और उस ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को अनुगमन वेग के कारण जो उसने अर्जित ऊर्जा है वो किसको देंगे, तंतु को देंगे। और तंतु इसीलिए चमकता है। आजकल के जो बल्ब हैं आप देख रहे हैं, ये तो क्या है, LED है, इनकी टेक्नोलॉजी अलग है। लेकिन जो पुराने बल्ब देखोगे, ये टॉर्च तो सभी के घर में है, सेल वाला टॉर्च है। तो अब आ रहे ना LED, पहले टाइम पे कहाँ LED थी। ठीक है ना। LED तो नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, और उसको आए कुछ ही साल हुए अभी। तो पुराने टाइम के जो पुराने बल्ब हैं जिसमें बड़ी सेल लगते थे, पुराने टॉर्च, उन टॉर्चों को देखना कभी, ठीक है, उन टॉर्चों की बात हो रही है। तो ये ऊर्जा को क्षय करता है और तंतु इसीलिए चमकता है क्योंकि तंतु धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है। ये पुराने बल्ब देखोगे आप लोग, 100 वाट के बल्ब, 60 वाट के बल्ब आते थे, साधारण से बल्ब आते हैं 10 रुपए वाले बल्ब। तो वो क्या होता है कि उनका तंतु चमकता है, तो वो वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में प्रकट करते हैं, या फिर जो चमक विकिरण के रूप में क्या होती है, वैद्युत ऊष्मा चेंज हो जाती है। ठीक है ना। और इसीलिए वो बल्ब का तंतु चमकता है, और वही चमक आपको लाइट देती है, वही रेडिएशन आपको क्या देता है। तो जो तंतु है भाई, ठीक, तो अब आप इसमें वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ, उसकी भी एक निश्चित लिमिट है बल्ब की। ठीक है ना। तो जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, शुरुआत में तो ये ओम के नियम का पालन करेगा, लेकिन उसके बाद ये ओम के नियम का पालन करना बंद कर देगा। ये है अनोमीय परिपथ। ठीक, इसका दूसरा सबसे अच्छा उदाहरण है वो डायोड वाल्व है भाई। डायोड वाल्व का नाम सुना होगा।
अब तो ये शायद कोर्स में भी है कि नहीं है। डायोड वाल्व, देखो होता क्या था पहले कि जब ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, अब इसका स्थान जो है एलईडी वगैरह ले लेते हैं, जो ये हमारे पास छोटे छोटे ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, तो वो ले लेते हैं इसका स्थान। तो डायोड वाल्व में क्या होता है कि एक द्विध्रुवी वाल्व होता है, ट्रायोड वाल्व 3 ध्रुव वाला होता है, टेट्रोड वाल्व 4 ध्रुव वाला होता है, पेंटोड वाल्व जो है 5 ध्रुव वाला होता है, ठीक है ना। इनका काम क्या था कि किसी भी सर्किट में एक निश्चित धारा को भेजना। अगर हम किसी सर्किट में वैद्युत धारा, इतनी वैद्युत धारा भेज दें जिसकी जो कि उसको आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा ना। तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए किसी भी परिपथ को, किसी भी वैद्युत परिपथ को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए डायोड वाल्व का यूज करते थे। और डायोड वाल्व क्या होता है, डायोड वाल्व जो है एक निश्चित धारा के बाद, धारा के एक निश्चित मान जितना कि उस सर्किट को चाहिए, उसके बाद वो धारा को आगे भेजना बंद कर देता, यानी संतृप्त धारा देता था। ये क्या देता था, सैचुरेटेड करंट देता था किसी भी परिपथ में, सैचुरेटेड करंट, यानी कि संतृप्त धारा, संतृप्त धारा प्रदान करता है भाई। धारा के मान में होने वाले जो अप्स एंड डाउन्स हैं उससे परिपथ को क्या करता है, बचाता है, उच्चावचन से परिपथ को बचाता है। तो डायोड वाल्व में क्या होता है, डायोड वाल्व का भी जो वी आई परिपथ होता है भाई, इधर को हम वी ले लें और इधर को हम ले लें करंट आई, तो ये इस ढंग से मिलता है भाई, और इसके बाद ये स्ट्रेट हो जाता है। वोल्टेज बढ़ाए जाने पर, ध्यान से देखो, वोल्टेज बढ़ाए जाने पर पहले करंट तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना, और एक स्थिति के बाद करंट क्या हो जाता है, अब आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो इधर को, करंट इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। इस धारा को, यहाँ पे जो स्टडी धारा मिलती है भाई, धारा के इस मान को आई बराबर I0 लिखते हैं यहाँ पे, इसको सैचुरेटेड करंट बोलते हैं, संतृप्त धारा, सैचुरेटेड करंट। अब इसके बाद आप इस बॉल्व में जितना मर्जी उतनी धारा, जितना मर्जी उतना वोल्टेज लगा लो, लेकिन ये इस करंट को इससे ऊपर नहीं बढ़ने देगा, ठीक है ना। तो परिपथ को एक्सेस करंट से बचाने के लिए इस बॉल्व का यूज किया जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो वी आई ग्राफ है भाई, यहां से लेकर और यहां तक, यहां से देखो ये ग्राफ, ओ से लेकर और ए तक, ये ग्राफ ओमियो परिपथ है भाई, ओ से लेकर ए तक देखो, यहाँ पे तक स्ट्रेट लाइन है, तेजी से धारा बह रही बढ़ रही है। तो यहाँ से ओ ए पार्ट जो है ओमी है, ओ ए पार्ट जो है वो क्या है, ओमिक है। लेकिन ओ, उसके बाद सपोज के लिए यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, वो छोटे सी सर्किट का एक हमने छोटा सा भाग ले लिया भाई, ओ ए बी पार्ट, तो छोटा सा भाग हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, कि कोई भी वक्र है उसका अगर हम छोटा सा पार्ट लें वो हमेशा ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। और इसके बीच में हम देखें, ये हम इसको यहाँ मिला दें, ठीक है, तो इनके बीच वोल्टेज डिफरेंस सपोज के लिए डेल्टा वी है, और करंट का डिफरेंस कितना है, डेल्टा आई है, यहाँ से यहाँ तक है, ए और बी के बीच। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वह वी और आई का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है ना। सामान्य परिपथों में वोल्टेज और करंट का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट, एक छोटे से भाग में हम वोल्टेज और करंट का जो चेंज हो रहा है उनका जो अनुपात है वो जो है गत्यात्मक प्रतिरोध बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज आती है, गत्यात्मक प्रतिरोध,
गत्यात्मक, इसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, परिभाषा याद कर लो, ठीक है ना, और समझ लो कि यदि हम किसी अनोमिक परिपथ में या किसी डायोड वाल्व के परिपथ में, परिपथ के किसी छोटे से भाग में वोल्टेज परिवर्तन के सापेक्ष जो धारा परिवर्तन होता है भाई, उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध। किसी छोटे से भाग में परिपथ के किसी, या फिर जो ग्राफ है भाई इसके किसी छोटे से भाग में, नोट करना चाहो नोट कर लो, किसी अनओमीय परिपथ के, किसी अनओमीय परिपथ के किसी खंड में, किसी अनओमीय परिपथ के किसी खंड में, अनओमीय परिपथ के किसी खंड में वोल्टेज में किए गए सूक्ष्म परिवर्तन के सापेक्ष धारा में परिवर्तन के अनुपात को, वोल्टेज में किए गए सूक्ष्म परिवर्तन, वोल्टेज में किए गए सूक्ष्म परिवर्तन, इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी, तथा इससे धारा में होने वाले, तथा इससे धारा में होने वाले परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। तो गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर हो जाता है भाई, ये पूछा जाता है कि गत्यात्मक डायनामिक रेजिस्टेंस क्या हुआ, गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर हुआ भाई डेल्टा वी बट्टे डेल्टा आई। कोई अनोमीय परिपथ है, ठीक है ना, उसके किसी भी भाग में आपने, सपोज के लिए ए भी भाग है यहाँ पे, ठीक है, किसी भी भाग में आपने वोल्टेज डिफरेंस लाया, वोल्टेज में परिवर्तन किया डेल्टा भी, और उसके सापेक्ष धारा में परिवर्तन प्राप्त हुआ कितना, डेल्टा आई। तो डेल्टा भी और डेल्टा आई के अनुपात को क्या बोलेंगे, उस परिपथ का गत्यात्मक प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। चित्र से जो है डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा भी अपॉन डेल्टा चित्र से, या फिर जो ग्राफ है भाई, ग्राफ से है, ये अभिलाक्षणिक वक्र है, ये डायोड वाल्व का क्या है, इसको अभिलाक्षणिक वक्र भी बोलते हैं, ठीक है। डायोड वाल्व के अभिलाक्षणिक वक्र से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई किसके बराबर है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ये, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां मैं इसको मिला दूं, ए बी सी ले लो इसको यहाँ पे पॉइंट, तो डेल्टा वी हो जाएगा भाई ए सी, और डेल्टा आई हो जाएगा बी सी, ए सी बट्टे बी सी, इसको बोलते हैं अनओमीय परिपथ, ठीक है। तो कोई भी वैक्यूम वाल्व है, ठीक, या फिर द्रवीय वैद्युत अपघट्य, वैद्युत, इसके उदाहरण है भाई, द्रवीय वैद्युत अपघट्य भी क्या होता है, एक अनओमीय परिपथ है, अनओमीय परिपथ है, ठीक है। या फिर वैक्यूम वाल्व, और उदाहरण है इसके वैक्यूम, ये भी अनोमिक परिपथ है, ये भी, ये सारे अनोमिक परिपथ है, ठीक है। टॉर्च का वाल्व क्या है, अनोमिक परिपथ है। डायोड वाल्व क्या है, एक अनोमिक परिपथ है। डायोड वाल्व के से ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, डायोड वाल्व हो गया, क्या क्या बताया मैंने, अनोमिक परिपथ के उदाहरण हो गया द्रव्य वैद्युत अपघट्य हो गया, वैक्यूम वाल्व हो गया, डायोड वाल्व के साथ ट्रायोड, टेट्रोड, ये सब इसी काम आते हैं, टेट्रोड और पेंटोड वाल्व, पेंटोड, ट्रायोड हो गया, टेट्रोड हो गया, पेंटोड हो गया। या फिर हाँ, एक और उदाहरण इसका होता है क्रिस्टल रेक्टिफायर, क्रिस्टल रेक्टी, तो ये सारे के सारे उदाहरण है भाई, किसके उदाहरण है,
अनोमीय परिपथ की अनोमीय परिपथ को ढंग से समझ दो। अनोमीय परिपथ क्या हुआ और अनोमीय परिपथ का गत्यात्मक प्रतिरोध क्या हुआ। अनोमीय परिपथ का मतलब होता है सीधे सीधे साधारण भाषा में जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, यानी जिनके बीच में भी और आई के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ना आके एक वक्र प्राप्त होता है, ठीक है ना। और किसका वक्र, डायोड बल्ब का वक्र कैसा आता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था टॉर्च का बल्ब का वक्र कैसे आता है। उसके उदाहरण समझ लो, ये सारे उदाहरण है उसके, ठीक है। तो ये अनओमीय परिपथ है। बात समझ में आ गई। ट्रायोड वॉल्व अपने आप में एक वॉल्व है। जैसे ये डायोड वॉल्व दो ध्रुवी वॉल्व है, तो ट्रायोड वॉल्व में कितने ध्रुव होते हैं, 3 ध्रुव। जो टेट्रोड वॉल्व है उसमें 4 ध्रुव होते हैं। पेंटोड वॉल्व में कितने ध्रुव होते हैं, 5 ध्रुव होते हैं। और सबका काम लगभग यही होता है, ठीक है। कि उनका काम क्या है, जो वैक्यूम वॉल्व है डायोड ट्रायोड पेंटोड, इनका काम है कि किसी भी सर्किट में एक सैचुरेटेड करंट देना, यानी कि धारा के मान में होने वाले परिवर्तन से जो सर्किट है उस सर्किट को नुकसान न पहुंचे, इसलिए सर्किट के बीच में क्या लगा दिए जाते थे, बल्ब लगा दिए जाते। देखो आपने पुराने रेडियो या ट्रांजिस्टर देखे होंगे, अगर दादाजी के ज़माने के, आजकल के नहीं। आजकल तो आपके मोबाइल में भी रेडियो बदल रहा है, ठीक है। तो डिजिटल से पहले की बात, जब डिजिटल युग नहीं था उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा होंगे ट्रांजिस्टर के अंदर, पुराना ट्रांजिस्टर कहीं पड़ा हो, उसके अंदर इतने बड़े शीशे के बल्ब होते थे। उनका वेट देखा है कितना होता था, पुराने ट्रांजिस्टर का किलो में होता था उनके वेट, नहीं होता। तो उनके बीच अब छोटा सा ट्रांजिस्टर लगता है, एक्चुअल में ट्रांजिस्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो अब तो जो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर हैं, वो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर ने इन सारे वॉल्व को रिप्लेस कर दिया। इन्होंने सारे वॉल्व को क्या कर दिया, ट्रांजिस्टर का काम अभी भी है, ट्रांजिस्टर अभी भी आते हैं, ठीक है। और रेक्टिफायर के रूप में यूज होते हैं या फिर इसके रूप में यूज होते हैं, संतृप्त धारा के देने के लिए यूज होते हैं। तो ट्रांजिस्टर अब क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर ये हैं, ये एक, जितना आपकी पेन की निब है, पेन की नोक है, उससे भी कहीं छोटा होता है, ठीक है ना। और उस समय के जो वॉल्व है उनका साइज लगभग इतना बड़ा होता था। कांच के वॉल्व जो है, इसमें 2 ध्रुव, अगर 2 ध्रुवी वॉल्व होते तो उसमें 2 ध्रुव होते थे। 3 ध्रुवी वॉल्व में 3 ध्रुव होते थे। 4 ध्रुवी वॉल्व में 4 ध्रुव होते थे। तो अब इन वॉल्वों को रिप्लेस कर दिया किसने, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। तो इसीलिए जो डिजिटल चीजें हैं वो बहुत ही हल्की है। वेट में क्या है, हल्की, आकार में क्या है, छोटी, ठीक है। और अगर आज हम रेडियो चलाना चाहें या आज हम टेलीविजन चलाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो टेलीविजन चलाना चाह रहे हैं तो हमारे पास एलईडी है, बिल्कुल पतली एलईडी है कि नहीं। लेकिन पुराने ज़माने का टेलीविज़न देखो तो कितना बड़ा होता था, और उसके पीछे पूरी एक टेक्नोलॉजी होती थी, सीआरओ होता था, उसके अंदर वॉल्व होते थे, तो उनका वेट भी ज़्यादा होता था, ठीक है। और उनका वेट मैक्सिमम इन्हीं ट्रांजिस्टरों के कारण होता है, ठीक। अब आज की डेट में जो ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो गए हैं वो हो गया सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर से। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर जो है एक पिन टिप के बराबर होता है, ठीक। तो जो इतना बड़ा वॉल्व था, कांच का वॉल्व लगना था, उसकी जगह पे एक क्या लग रहा है, सिर्फ पिन की टिप के बराबर ट्रांजिस्टर लग रहा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, आकार में कम हो गया है, वेट में क्या हो गया, कम हो गया। तो ये है भाई ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ। बात समझ में आ गई। मिटा दूं इसको। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स देखो तुम्हारे लिए। अनोमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, इसमें
एक आध दिन के लिए बचा हुआ है ये चैप्टर, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। चलो एक आर्टिकल और दिखा देता हूँ, एक आर्टिकल और ले लेते हैं। टाइम है अभी कितना हो रहा है? चलो इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ले लेते हैं, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। वैद्युत ऊर्जा और इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। होता क्या है कि अगर हम किसी सेल को किसी परिपथ, किसी प्रतिरोध या किसी परिपथ में जोड़ें, तो परिपथ में जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलने लगते हैं, ठीक है ना। और अनुगमन वेग से चलते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा लगातार टकराते हैं किससे? धात्विक धनायनों से, या जो भी रेजिस्टेंस उत्पन्न करने वाला कारक है उससे लगातार टकराते रहते हैं। और अपनी ऊर्जा जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेग से चलते हैं? अनुगमन वेग से चलते हैं। और किससे टकराते हैं? धात्विक आयनों से टकराते हैं। अब धात्विक आयनों से टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा का कुछ भाग, अपनी ऊर्जा का कुछ भाग किसको दे देते हैं? ऊर्जा इन धात्विक धनायनों को दे देते हैं भाई, ठीक है। अब फिर से चलने के लिए इसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? फिर से चलने के लिए इसको ऊर्जा वापस कहां से लेनी पड़ेगी? बैटरी से लेनी पड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत, अगर हम बैटरी न लगाएं उसके बीच में, देखो सर्किट के बीच में हमने बैटरी न लगाई होती तो इस धनायन ने, अब इस इलेक्ट्रॉन ने धात्विक धनायन को ऊर्जा दे दी, इसकी ऊर्जा शून्य हो गई या लगभग शून्य हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें वैद्युत धारा का आगे का प्रवाह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो धारा का सतत प्रवाह बनाए रखने के लिए, धारा का सतत प्रवाह बनाए रखने, सतत प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से ऊर्जा लेता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन फिर से ऊर्जा लेगा कहां से? बैटरी से, या फिर वैद्युत स्रोत, इलेक्ट्रिकल सोर्स जो भी होगा, या तो बैटरी से लेगा और या फिर इलेक्ट्रिक सोर्स जो भी होगा, आपने इलेक्ट्रिक सोर्स लगाया हुआ है तो इलेक्ट्रिक सोर्स से लेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक सोर्स ना हो तो देखो एक क्षणिक धारा बहेगी, इलेक्ट्रिक सोर्स आपने हटा दिया तो एक क्षणिक धारा बहेगी, उसके बाद धारा बहनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और इसी पर जो इसने ऊर्जा धात्विक धनायनों को दी, ये ऊर्जा जो है किसके रूप में प्रकट होती है? ऊष्मा के रूप में प्रकट होगी भाई, ठीक है। धीरे धीरे धात्विक धनायन गर्म हो जाएंगे, जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? सर्किट में जो प्रतिरोध लगा है उसका ताप बढ़ जाएगा, और वही किसके रूप में प्रकट होगी? किसके रूप में प्रकट होगी? ऊष्मा के रूप में या विकिरण के रूप में। अब इसी सिद्धांत पे कार्य करता है आपके घरों में लगे हुए वाटर, जैसे हीटर लगा हुआ, आपने देखा होगा हीटर लगा हुआ है, तंतु वाला हीटर देखा होगा आजकल। अब ये हीटर भी बहुत कम यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अब यूज हो रहे हैं इंडक्शन कुकर, हो रहे हैं ना, इंडक्शन यूज हो रहे हैं। तो पहले हीटर तो सभी के वहाँ रहता है, या रूम हीटर देखा होंगे, रूम हीटर तो अभी भी काफी यूज हो रहे हैं, रूम हीटर यूज हो रहे हैं। हीटर देखा हुआ है तुमने? हीटर देखा हुआ है, वो तंतु वाला हीटर, हाँ, उसमें जो है स्प्रिंग से तार लगा, हाँ वायर लगे होते हैं, उसका स्प्रिंग जैसी वायर लगे होते हैं। अब स्प्रिंग क्यों बनाया जाता है? क्योंकि तार की जितनी लंबाई होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अब हम इतना अगर एक ही तार लगाते हैं लंबा, तो क्या होगा? हीटर बनाना पड़ेगा यहाँ से स्टेशन तक, इतना लंबा हीटर, ठीक। और उसी तार को हम अगर किसके स्प्रिंग के रूप में घुमा दें तो छोटे से जगह पे वो हीटर आ जाएगा, हो जाएगा नहीं आ जाएगा। तो रूम हीटर हो गया, हीटर्स हो गए,
या फिर जैसे पानी गर्म करने की रॉड, पानी गर्म करने की रॉड, ये सारे वैद्युत ऊर्जा को जो किसमें बदलते हैं, उसमें ऊर्जा में बदलते हैं। इसमें सारे के सारे जो है ये वैद्युत ऊर्जा बदल रही है, वैद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदलती है, उसमें। तो ये है वैद्युत ऊर्जा। अगर किसी परिपथ में हमें वैद्युत धारा का सतत प्रवाह करना है, ठीक है ना, तो हम वैद्युत सोर्स से या फिर इससे बैटरी से क्या लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे, ऊर्जा लेंगे और उस ऊर्जा को ट्रांसफर कर देंगे आगे सर्किट में, और सर्किट में धनायनों को ऊर्जा देंगे। और धनायन जो है किसके रूप में, धनायनों की जो उष्मा जो प्रकट होगी वो किसके रूप में प्रकट होगी, उष्मा के रूप में प्रकट होगी। और फिर आगे धनायनों को और आगे ऊर्जा देने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन फिर वापस कहाँ से ऊर्जा लेंगे, बैटरी से ऊर्जा लेंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा जो पुरानी बैटरियां धीरे धीरे क्षय हो जाती, ठीक है। ये फिर आपके घरों में जो बिजली खर्च होती है वोल्ट के रूप में, जब आपको उसको यूनिट के रूप में पे करना पड़ता है, तो इसका मतलब है आप देखोगे कि आप अगर हीटर ज़्यादा चलाओगे आपको बिजली का बिल क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक। तो अब सपोज के लिए कोई तार है भाई, मान लेते हैं, माना किसी तार के सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है। तार में स्मॉल t सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित हुआ है, Q आवेश प्रवाहित हो तो तार में धारा कितनी हो जाएगी, तार में धारा I बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टी T, या आप कह सकते हैं Q बराबर I इंटू, ये आप लोग परिभाषा से जानते हैं, वैद्युत धारा, वैद्युत प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। और इसलिए आवेश प्रवाहित करने में कृतकार्य, आवेश प्रवाहित करने में कृत कार्य, कार्य बराबर V बराबर W अपॉन Q होता है। तो कृत कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, VQ, या W बराबर VIT, Q का मान कितना होगा, IT। अब आप जानते हैं ओम के नियम से, क्योंकि ओम के नियम से, ओम का नियम बोलता है भाई V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू, ये V अपॉन I बराबर R, तो V बराबर I इंटू R, इसको हम यहाँ पे रख दें तो W बराबर हो जाएगा VIT बराबर, V की जगह IR रखेंगे तो I से मल्टीप्लाई क्या होकर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, तो I स्क्वायर RT, इतना जूल है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, ये वैद्युत ऊर्जा है भाई। यही कार्य किसके रूप में प्रकट होता है, ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। यही तार में या परिपथ में t सेकेंड में 6 वैद्युत ऊर्जा है, 6 वैद्युत ऊर्जा है भाई। अब ये ऊर्जा किसके रूप में प्रकट होती है, किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। ये ऊर्जा जो है
जो कि किसके रूप में प्रकट होगी, ऊष्मा के रूप में। और ऊष्मा का मात्रा क्या है, यानी कि ऊष्मा का मात्रक है भाई कैलोरी। और जूल और कैलोरी में क्या संबंध है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ये पढ़ा हुआ तुमने, और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कैलोरी और जूल में संबंध नोट कर लो कि एक कैलोरी जो है 4.2 जूल के बराबर होती है। तो यहाँ से परिपथ में ऊष्मा, इसलिए ऊष्मा हो जाएगी परिपथ में H बराबर W/4.2। ये तो जूल में आया, जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो W/4.2 कैलोरी। और इसको हम लिख सकते हैं भाई H बराबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, H बराबर VIT बटे 4.2 जूल, या इसी को H बराबर I² RT बटे 4.2 जूल, सॉरी जूल नहीं बल्कि क्या, कैलोरी। ऊष्मा को हम नापते हैं किसमें, कैलोरी। तो ये मात्रक आएगा इसका कैलोरी। तो इतना कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तार में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, W/4.2 कैलोरी के बराबर। आई बात समझ में, नोट करो। तो याद रहे, किसी भी विद्युत स्रोत से या भी किसी भी बैटरी से ली गई ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा वो होती है कितना, V बराबर WIT, W बराबर VIT बराबर I² RT। इसको हम अगर आई को भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आई को भी रिप्लेस कर सकते हैं। आई बराबर क्या रख दें हम, V/R रख दें। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हम जो है आई बराबर क्या होता है, V/R रखते हैं आई की जगह पे। तो ये W बराबर हो जाएगा आई की जगह V² बट्टे R², ठीक है, और इंटू RT। R से एक पावर कट जाएगी, W बराबर हो जाएगा V²T बट्टे R। ये भी लिख सकते हैं, इतना जूल, V²T बटे R, ठीक है। या और H को भी हम थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहो तो। यहाँ से H के लिए एक और फॉर्मूला आ सकता है, V²T बटे 4.2 R। इससे भी हम ठीक है, फाइनली आप लिख सकते हैं H इक्वल टू VIT बटे 4.2 जूल, सॉरी कैलोरी बराबर I² RT बटे 4.2 बराबर V² बटे 4.2 R। इतना कैलोरी, इतना। एक और, अगर कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमारे पास आई का मान नहीं दिया होता, V और R का, ठीक है। तो V, R और I को हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं ओम के नियम की सहायता से, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास किसी भी परिपथ में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो नहीं होगी भाई VIT बटे 4.2 कैलोरी बराबर I² RT बटे 4.2 कैलोरी, या फिर V² T बटे 4.2 R कैलोरी। आ गई बात समझ में। तो ये वैद्युत ऊर्जा है। अब वैद्युत शक्ति क्या होती है, नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, चलो कल बताऊंगा वैद्युत शक्ति, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है।